नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मऊ जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर पर अब्बास अंसारी को विधायक बनाने के लिए 6 करोड़ टिकट बेचने और विधायकों से लेन देन और टिकट के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एसबीएसपी में बगैर पैसे दिए टिकट नहीं मिलता। ओपी राजभर पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया। मुख्तार अंसारी से अच्छे संबंध और मुख्तार अंसारी के बेटे को बचाने का भी आरोप ओम प्रकाश राजभर पर लग रहा है। महेंद्र राजभर के समर्थन में जिला अध्यक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो अब उतर आए हैं। जनपद के पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। जिला अध्यक्ष समेत सभी ने इस्तीफा दे दिया है। गोसी विधानसभा में एक प्लाजा में इस्तीफा सौंप दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ओपी राजभर को लेकर कि किस तरह से वो टिकट देते हैं लेकिन पैसे लेकर। उस समय ओम प्रकाश राजभर यही कहा करते थे कि मैं कांसी राम जी के विचारधारा पर चलता हूं और इसी विचारधारा के लेकर के पार्टी को गठन किया हूं। जो है राजभर, चौहान, धुसिया, अधिकार, केवट, बिंद, मला, धरकन, बिहार, धनकुट्टी, पासी, बनवासी, बासखोर, खट्टिक, नाऊ, धोबी कहाँ के अधिकार दिलाने के लिए। मगर ओम प्रकाश राजभर कुछ समय तक जो है कांसी राम जी के मिशन पर चले। जब उनके पास जैसे धन बढ़ता गया उस रास्ते से कांसी राम जी के विचारधाराओं से जो है भटक गए और आज वह स्थिति है कि ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ दौलत दिखाई देता है। भाजपा में गए तो भाजपा को धोखा दिए, फिर उसके बाद सपा में गए तो सपा को धोखा दिए, इसके पहले कौमी एकता दल में गए तो कौमी एकता दल को धोखा दिए। यानी जिस दल में जाएंगे इनको पैसा चाहिए और पैसा के लाभ में जो है सारे कार्यकर्ताओं को नियादर के रूप में देखते हैं। और वहीं एसबीएसपी के महासचिव अरुण राजभर ने इस पर सफाई दी है कि गलत लोग खुद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जाने देना चाहिए। हमेशा से हम वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, कमजोर के लिए ही संघर्ष करते हैं। व्यक्ति जब अपने रास्ते से भटक जाता है, स्वार्थ में आ जाता है, तो वो इस तरह के खेल करता है। उसके पीछे समाजवादी पार्टी रहती है, कभी दूसरे दल रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो लोग हमारा साथ छोड़ के गए हैं वह लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान किए। आपने देखा होगा, शायद नाम आ रहा है, चर्चा आ रहा है कि इतने लोग उतने लोग, जबकि सच्चाई कुछ और है। 4 लोग हैं, 5 लोग हैं जो दल के गतिविधि, विरोधी गतिविधि में 2022 विधानसभा के बाद ही देखे गए। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी अपने तरफ से किसी को हटाने काम नहीं करती है। जब व्यक्ति गलत रहता है तो स्वतः हट जाता है। कौन कर रहा है ये ड्रामा? समाजवादी पार्टी और उनके नवरत्न। अभी आपने देखा कि एक हमारा पार्टी के नेता बता करके कह रहा था कि हम पार्टी के नेता हैं और 18 साल से ये हैं। अभी अखिलेश यादव से मिला, फोटो देखा कि नहीं देखा? वो मिला, पैसा लिया और गया। और इन सभी को पैसा वितरित करने का ठेका कुछ लोगों को मिला है कि आप लोग पैसा लो और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर आरोप लगाओ। तो महाराजा सुहेलदेव राजभर, जिसको राजभर समाज अपना भगवान मानता है, आप उनके ऊपर अगर थूकने का काम करेंगे, उनको पैरों से कुचलने का काम करेंगे तो ये समाज हमारा स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो हमारे संपर्क में होते तो हम पूछते, हमारे संपर्क में नहीं है तो हम क्यों पूछे उनसे। और सवाल इस बात का है कि मुख्तार अंसारी पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। ये जो मुख्तार का नाम हमसे जोड़ा जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी अपने हाथ से गला छुड़ा रही है। उनके भतीजे उनकी पार्टी से विधायक हैं, उनके नेता जितने जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो उनके साथ हैं। हाँ, अब्बास हमारे पार्टी के विधायक हैं लेकिन उनके गोल से आए हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है और इसके लिए ताबड़तोड़ बैठकें भी अब शुरू हो गई है। संगठन की ओर से और इसे मजबूत बनाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी के अवध क्षेत्र की बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। थोड़ी देर में लखनऊ में यह बैठक भी शुरू होने जा रही है। अवध क्षेत्र के 15 जिलों के पदाधिकारी बैठक में बुलाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर भी तेजी से रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी संयोजक नियुक्त किए गए हैं, सह संयोजक की भी नियुक्ति कर दी गई है। निकाय चुनाव के लिए नियुक्ति की गई है।
सभी जिलों के लिए नियुक्ति पूरी कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। सर, आज जो बैठक है उसमें क्या कुछ कहेंगे? अवध क्षेत्र की बैठक है और अवध क्षेत्र की आज की बैठक का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। जो पुराने काम है उनकी समीक्षा करेंगे और जो आगामी हमारे कार्यक्रम है उनकी चर्चा करके और बेहतर तरीके से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, इसके लिए आज योजना बनाएंगे। सर, निकाय चुनाव में संयोजक नियुक्त कर दिए गए। निकाय चुनाव भी प्राथमिकता में है, आज के एजेंडे में है। और विधान परिषद की जो 5 सीटों के लिए है उसका भी, वो भी एजेंडे में है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम हम लोग आयोजन करेंगे, उसकी भी चर्चा, विस्तृत योजना आज हम लोग बनाएंगे। और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे लेकर काफी गंभीर है। बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। संघ और बीजेपी संगठन इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करेगी। प्राइवेट संस्थाओं की भी मदद ली जाएगी। 7 बिंदुओं पर बीजेपी सांसदों को रिपोर्ट कार्ड उनका बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड से तय होगा कि 2024 का टिकट किसे दिया जाए। और अब बात भुआ बबुआ की, तो अखिलेश यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर बड़ा आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती और बीएसपी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती अपनी ही बनाई जेल में कैद है और जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है। दोनों दलों के बीच सियासत की अदावत पुरानी है। 2019 में एक साथ दिखे एसपी और बीएसपी के बीच दूरी नई नहीं है। अगर कुछ नया है तो अखिलेश यादव का जेल वाला वो बयान जिसने 2024 से पहले दोनों दलों के बीच नजदीकियों की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा, बीएसपी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी की मदद नहीं की होती तो उनकी सरकार नहीं बनी होती। आप उनके फैसलों को देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव ही, आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला और 2 दिन बाद बीजेपी का समर्थन कर दिया। यूं तो विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव कई बार मायावती और बीएसपी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में मायावती पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी कैसे हारे और वो कौन सा उम्मीदवार दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं है, उनका टारगेट एसपी है। उनके बयानों को देख लीजिए। वो बीजेपी से नहीं लड़ रही हैं, वो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद हैं। उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठा हुआ है। समझना मुश्किल नहीं है कि अखिलेश यादव का इशारा किधर की ओर है और इसी पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सरकार के साथ चुपके से हाथ मिलाए हुए हैं, वो सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। ऐसा लगता है उन पार्टियों का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं सरकार के पास है। आज वो मायावती जी को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अगर मायावती जी नहीं होती तो अखिलेश यादव जी को 5 सीटें भी जीत नहीं पाते और उसका हाल उनको आजमगढ़ और रामपुर के देख लेना चाहिए।
बहरहाल अखिलेश यादव के बयान पर सियासत तेज है और माना यही जा रहा है कि एसपी बनाम बीएसपी की सियासत यहीं तक नहीं थमने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर लिखा है कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वो 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं। वो अखिलेश यादव जी ना जाने किस भ्रम में है। तो इस तरह के ट्वीट भी अब सामने आए हैं आकाश आनंद की तरफ से। वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लोगों की बेहतरी के लिए काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। देश में लंबे समय तक मुसलमानों को वोट बैंक मान करके डरा करके रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक जीना पड़ेगा। लेकिन आज जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और अलग अलग राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से मुसलमानों की बेहतरी के रास्ते खुले हैं। आज मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री जी के सपने को हम साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सपने में था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको लागू करने के लिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया। आज मदरसे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों ये बेहतरी की कार्रवाई लोगों को रास नहीं आ रही। मायावती जी को अब सबक सीख लेना चाहिए अपनी पराजयों से कि अब जाति और जमात की राजनीति नहीं चलेगी, आपको वास्तविक मसाइलों को हल करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा के नेताओं, शीर्ष नेताओं से लेकर निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं का जनता से सीधा जुड़ाव, ये इसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। विपक्षियों में बौखलाहट है, विपक्षी दल में सिर फुटावल के हालात पैदा हो गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करने में उलझे हैं। इससे न जनता का भला होगा, न देश का भला होगा, न समाज का भला होगा, न ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ है। बेहतर ये हो कि इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप में उलझे नेता वो जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम करें। अगर वो जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं तो बेहतर हो कि जनता राजनीति से संन्यास लें। और उत्तर प्रदेश सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर्वे करा रही है, जिसे लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साध दिया। मायावती ने कहा कि मदरसों के सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा सरकार को सर्वे की बजाय सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूल की हालत सुधारने पर काम करना चाहिए। तो मदरसों को लेकर मायावती ने कहा है कि जो काम प्रदेश सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है। उन्होंने साथ साथ योगी सरकार को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि निजी मदरसों में सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को सर्वे की बजाय सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूल की हालत सुधारने का काम करना चाहिए। और मदरसों के सर्वे को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मदरसे पोर्टल पर आ चुके हैं, ऐसे में ऑडिट से घबराना कैसा। वहीं एसबी के महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि सिर्फ मदरसों में ही नहीं बल्कि दूसरे स्कूलों में भी सर्वे होना चाहिए। सभी मदरसे जो है वो गड़बड़ झाला नहीं कर रहे हैं भैया, मदरसे बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं जो हमें देखने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मदरसों की एड पे तो कोई सवाल नहीं करेंगे, ऑडिट पे बवाल करेंगे। ऑडिट जो है वो किस बात का डरना भाई, कि कुछ छिपाने के लिए नहीं तो किस बात का डरना। कुछ लोगों ने कहा भी है, मैंने देखा कि जो चाहे वो जांच कर लें, तो जांच होने दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, ज़्यादातर मदरसे जो है वो पोर्टल पे आ गए हैं। जितने रजिस्टर्ड मदरसे थे जिनको कि किसी तरह की सरकारी मदद मिलती थी, तो जो नहीं भी रजिस्टर्ड है वो भी अगर उनकी भी जांच होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें 90% बिल्कुल सही निकलेंगे। लेकिन उसमें सवाल करेंगे तो उस पर जो है कई तरह के सवाल पे सवाल आ जाते हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का फैसला है कि जो सरकार कर रही है
मदरसों का जिस तरीके से कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं उसकी जांच होने जा रही है, बेहतर जांच हो, वही नहीं हो। जितने भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं, सबकी जांच हो, किस विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, किस विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, किस विद्यालय में टेबल बेंच है, किस विद्यालय में नहीं है, किस विद्यालय में बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां टेबल बेंच है कि नहीं है, या ब्लैक बोर्ड है कि नहीं, वहां अच्छे टीचर नहीं है कि नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ताकि एक मदरसा का, अगर मदरसा समाज में जितने लोग पढ़ते हैं, अगर उसमें उस विद्यालय में अगर जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी तो इसके साथ इन विद्यालयों में भी जांच हो जाएगी, तो हमको लगता है सबको सम्मान मिल जाएगा। और अब बात सीएम योगी के दौरे की करें तो सीएम योगी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। वाराणसी से सीएम योगी जौनपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद सीएम योगी गाजीपुर पहुंचे, जहां पर बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के कारण गाजीपुर का मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। सीएम योगी गाजीपुर में एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष की पिछली सरकार को जमकर निशाना भी साधा। और गाजीपुर में पहुंचने से पहले सीएम योगी जौनपुर के दौरे पर रहे। यहां जिले को 258 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। सीएम योगी ने नए मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और साथ ही साथ विकास परियोजनाओं के विकास का मॉडल भी देखा। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को दुलार भी किया। सीएम योगी ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल की सौगात भी दी और लाभार्थियों को चेक वितरित किए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही इस जिले को विकास की सभी सुविधाएं मिल जाएगी। बीजेपी से पहले की सरकारों पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले इस जिले को पहचान की दिक्कत थी, अब देश दुनिया के कोने कोने में उत्तर प्रदेश के साथ जिले को आदर की दृष्टि से देखा जा रहा है। अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी, जिसको लेकर के दशकों से यहां के लोगों को इंतजार था। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है। 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में की सरकार ने आप सबके सहयोग से अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य किया, आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लेकर के इस बात को स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। और लखनऊ में रिहायशी जमीन पर खड़े 70 होटलों को जमींदोज करने की एलडीए ने तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एक हाई लेवल बैठक में इस बात का फैसला लिया जा चुका है। कारोबारियों का पक्ष सुनने के बाद जारी होगा ध्वस्तीकरण का आदेश। आपको बता दें कि लिवाना हत्याकांड के बाद एलडीए ने अवैध होटलों पर सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। शुरुआती जांच में लखनऊ में 140 अनधिकृत होटल मिले हैं, जिनमें से 100 होटल रिहायशी जमीन पर बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से 40 होटल पूरी तरह से अवैध हैं, जिनको गिराने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। राजधानी लखनऊ में आवासीय जमीन पर खड़े हुए 70 होटल्स को जमींदोज करने की तैयारी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एक हाई लेवल बैठक में इसका फैसला लिया जा चुका है। लेवाना सीड्स होटल अग्निकांड में 4 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार ने सख्ती दिखा दी है। बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में 140 अनधिकृत होटल हैं, जिनमें से 100 ऐसे हैं जो आवासीय जमीन पर बने हुए हैं। इनको धारा 16 का नोटिस दिया जा चुका है। वहीं इनमें से 40 होटल को ध्वस्तीकरण का आदेश भी दिया जा चुका है। माना जा रहा है एलडीए जल्द ही अपनी कार्रवाई में तेजी लाएगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सहारनपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फैल रही बच्चा चोरी की अफवाह के चलते सहारनपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। डीआईजी ने अपील की है कि इन अफवाहों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दे।
वहीं इन अफवाहों को वायरल करने वालों पर भी सख्त चेतावनी उनको भी दे दी गई है। डीआईजी ने कहा है कि मैसेज भेजने वालों और ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है लगातार बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर अफवाहें फैल रही है और इसी को लेकर अब डीआईजी सख्त दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेजेस हैं वो कभी पुराने हैं और अब ये शो किया जा रहा है कि इस तरह के बच्चा चोर आ रहे हैं और बच्चों को ले जा रहे हैं और लोग सावधान रहें, लोग जागें। इस तरह के मैसेजेस, फर्जी जो मैसेजेस हैं वो ग्रुप में ना चलाएं और यदि ऐसे ग्रुप में मैसेज, फर्जी मैसेज चलने से यदि कोई इस तरह की घटना होती है जैसी कल हुई है तो निश्चित रूप से उस ग्रुप के मेंबर्स के खिलाफ जो इसे चलाएंगे या जो इसे सेंड करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।